नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप के दौरे पर गए, बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद वो बीच पर टहले, फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनी और जब ये वीडियोस फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर आई तो जमकर वायरल होने लगी। इसके बाद कुछ आप जानते ही हैं कि भारतीय मीडिया कर्मियों ने उनको कैसे खिल्ली उड़ाई और उनको बताया कि देखिए साहब, ये तो छुट्टी नहीं करते हैं और अब देखिए बड़े मज़े से जो है आराम से कुर्सी धंसा कर समुद्र की लहरों को गिन रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद मालदीव के कुछ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, उनको जोकर बोला और इज़राइल का पपेट बोला। ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, मालदीव का विरोध करना शुरू किया। और चाहे उसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों या आम नागरिक हों, सब ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू किया। और एक ट्रेंड ट्विटर पर या और सोशल मीडियाज़ के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एक ट्रेंड चल गया, बॉयकॉट मालदीव। तो इस तरह से जैसे ही भारत की इंसल्ट की मालदीव ने, तो हमने बॉयकॉट मालदीव चलाया। और इसके बाद मालदीव को अपने इस काम के लिए ना सिर्फ नेता मंत्रियों को हटाना पड़ा बल्कि उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मालदीव का माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? क्या माफ़ी मांगने के बाद हम लोगों का नज़रिया मालदीव के प्रति बदल जाएगा? साथियों, आईबी के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिसमें ये मालूम पड़ता है कि भारत में 26/11 जैसे अटैक की प्लानिंग, 2 अटैक्स की प्लानिंग मालदीव में की जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हुए इसको रोक लिया गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता और भारत एक बार फिर से हमला झेलता और लहूलुहान होता। आईबी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मालदीव अब लश्कर-ए-तैयबा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नया हब बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या माफ़ी मांगने के बाद भी इस देश पर भरोसा किया जा सकता है? इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है एक्चुअली कि जब कोई टूरिस्ट मालदीव पहुंचता है तो उसको सी प्लेन के ज़रिए जो बीचेस हैं, वहाँ के पास के जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पहुँचा दिया जाता है और वहाँ अपना वो समर वेकेशन सेलिब्रेट करते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें देखते होंगे जहाँ पर लड़कियाँ आराम से बिकनी में घूम रही हैं, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वहाँ से आपके सामने आती है और फिर आप एक इमेज बनाते हैं इस देश को लेके कि देखिए यहाँ पर जो माहौल है कितना लिबरल है, यहाँ की जो सोसाइटी है वो कितनी खुली हुई है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही टूरिस्ट बीच से हटके, रिजॉर्ट से हटके सिटी में जाता है और वहाँ ऐसा कुछ काम कर देता है, जो ड्रिंक करना हो या कोई पार्टी जैसा कुछ करना हो, तो वहाँ पर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स सामने भी आए हैं जहाँ पर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मालदीव में वहाँ पर शरिया कानून लागू है और वहाँ पर पार्टिंग करना शहर में वो इल्लीगल है। अब देखिए कि एक ही देश में जो शरिया कानून है सब जगह लागू है, लेकिन दूसरी ही जगह जब आप जाते हैं रिजॉर्ट या होटल में तो वहाँ पर उसको एक्सेप्शंस मिल जाता है, वहाँ पर वो अपवाद हो जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या अधिकतर लोग, हम और आप, इस सच्चाई से वाकिफ़ भी हैं? हमने अभी तक वही देखा है कि लोग जो है वहाँ जाकर सेलिब्रेट करते हैं, वैकेशन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो हम फ़ोटोज़ देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की, वो आराम से वहाँ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं और हम यही इमेज बनाते हैं कि ये देश बहुत लिबरल देश है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की विचारधारा बहुत खुली हुई विचारधारा है। मालदीव की एक सच्चाई ये भी है कि कभी एक समय में ये बुद्धिस्ट देश हुआ करता था और आज सच्चाई ये भी है कि ये पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है। अब ये टर्न कैसे हुआ? कैसे एक देश देखते ही देखते बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करने वाला जो देश था वो इस्लामिक कैसे हो गया? तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों,
आज मालदीव की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ पर कैपिटा सीरिया और अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा आतंकवादी यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। और जिन 2 हमलों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 26/11 जैसे अटैक इंडिया पर होने थे, उसमें मालदीव गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई, और एक दूसरी रिपोर्ट है जो IB की है और ये रेडी पर पब्लिश हुई थी। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? मालदीव गवर्नमेंट की रिपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। मालदीव गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने 8 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जो भारत पर 26/11 जैसे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, और उनको रोक लिया गया। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये जो 8 आतंकवादी पकड़े गए, इनमें से 3 आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेन किया गया था। ये रिपोर्ट नवंबर 2013 की है और जिसमें मालदीव की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये जो अरेस्ट किए हुए आतंकवादी थे 8, ये सी रूट से होते हुए भारत के साउदर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पहुँचने वाले थे, और वहाँ पर इनको जाकर के 26/11 जैसे हमलों को अंजाम देना था। मालदीव गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो हमले होने थे, इनकी बैकिंग पाकिस्तान में बैठे हुए जो टेररिस्ट ग्रुप हैं लश्कर तैयबा, ये उनके द्वारा की जा रही थी। ये भी रिपोर्ट में सामने आया कि सन 2011 में एंटी इंडिया टेरर नेक्सस जो है वो मालदीव से ऑपरेट हो रहा था। इसके बाद एक और रिपोर्ट है जो ये कहती है कि सन 2007 में मालदीव के सुल्तान पार्क में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में जिक्र करेंगे इस वीडियो की। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो एजेंसी जब इस बॉम्ब ब्लास्ट की जांच पड़ताल में जुटी तो मालूम पड़ा कि मालदीव से इंडिया में टेररिज्म फैलाया जा रहा है। यही नहीं, जब और गहन जांच की गई इस बॉम्ब ब्लास्ट की तो बहुत सारे क्लूज़ सामने आए। वो क्लूज़ कहते थे कि पाकिस्तान ने मालदीव में कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं जो भारत के ख़िलाफ़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकें। इसमें मॉड्यूल क्या है? इसमें 2 या 3 आतंकवादी या उससे ज़्यादा आतंकवादी इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मेन एक बॉडी होती है और उसकी फिर सब बॉडीज़ होती हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं, उनमें 2, 3 या 4 या 5 के ग्रुप में जो आतंकवादी रहते हैं। अब उनको जो काम दिया जाता है, उनका काम होता है कि वो टारगेटेड एरियाज़ को जाके वहाँ पर एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकें, टेररिस्ट एक्टिविटी को, और बाई चांस अगर कोई सा एक फेल होता है तो ये काम दूसरा ग्रुप जो है वो कर सके। तो इस तरह की जो साजिश है वो मालदीव से ऑपरेट की जा रही है। और एजेंसी की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि ये जो मॉड्यूल्स हैं मालदीव में ये लगातार बढ़ रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि इस तरह के मॉड्यूल्स अगर मालदीव में बढ़ते रहें तो इंडिया के लिए कभी भी बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। अब एजेंसीज़ को एक टेररिस्ट मिला, पकड़ा गया केरला से, वहाँ उसका नाम था आसिफ इब्राहिम। इससे पूछताछ हुई, और जब ये पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि ये केरला में रह रहा था, टूरिस्ट बन के रह रहा था, और मालदीव से सी रूट के ज़रिए ये केरला में आया था। इसने ये भी बताया अपने खुलासे में कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है 90 डेज़ फ्री वीज़ा पॉलिसी, इसके चलते भारत में आ जाना बहुत आसान है। अब दूसरी बात ये है कि इस टेररिस्ट से, आसिफ इब्राहिम से, एक और बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि जो वहाँ पर एक लश्कर तैयबा का एक शैडो आउटफिट है, यानी जो पर्दे के पीछे रह के काम करता है, इसका नाम है जमाते मुसलमीन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया और मालदीव के बीच एक ऑपरेशनल ब्रिज की तरह काम करता है, और इंडिया में जो भी अटैक होने हैं इसका पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है
वो भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अंजाम दिया जाता है, यही करता है सारी व्यवस्था। इस आसिफ इब्राहिम ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो टेरर फंडिंग मिलती है वो हवाला के ज़रिए केरला में मिलती है। इसने ये भी बताया कि जो लश्कर तैयबा का जो बेस है पाकिस्तान में, अब उससे वो हटा के मालदीव में कर रहा है। और यही नहीं, इंडिया में अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए इंडिया में मौजूद जो टेरर मॉड्यूल है, इसको उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ये लश्कर तैयबा के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। तो ये थी आईबी की रिपोर्ट। अब बताइए, जिस देश की इकोनॉमी मेनली इंडिया पे निर्भर करती है और वही इंडिया आउट के नाम से कैंपेनिंग करके सत्ता पे पहुंच रहा है, तो इस देश पर इतनी जल्दी इतनी आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल का काम है। और आपको याद होगा कि जून 2022 को योगा डे था और मालदीव में जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने लोग योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पर एक भीड़ ने योगा कर रहे लोगों पे अटैक किया। और अटैक क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से ये शरिया कानूनों के ख़िलाफ़ है और ये इसको एक ब्लास्फेमी माना जाता है, इसलिए वहाँ से लोगों को भगाया गया। यही नहीं, सन 2012 में जो नेशनल म्यूज़ियम है मालदीव का, वहाँ पर 12th सेंचुरी की प्रतिमाएं रखी थी भगवान बुद्ध की, उनको चकनाचूर कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, मटिया मेट कर दिया गया। तो सवाल ये भी है कि क्या ये सच्चाई हम तक और आप तक पहुंची कभी? अगर पहुंचती तो शायद हम मालदीव के बारे में और सजग होते, उसकी इमेज को लेकर के और ज़्यादा जागरूक होते। आप जानते हैं कि ये बुद्धिज़्म से लेके जो एक्सट्रीमिज़म मालदीव में आया, ये कैसे आया? इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें चलना होगा 12th सेंचुरी में, जब ये देश पूरा बुद्धिज़्म फॉलो किया करता था और फिर यहाँ पर एंट्री होती है इस्लाम की। पहले शुरुआत में ये जो देश है, ये एक जो सॉफ्ट साइड ऑफ इस्लाम है या सुन्नी इस्लाम है, उसको फॉलो किया करता था। इसके बाद आते आते 1970 से 80 के बीच में ये एक्चुअली जो एक्चुअल जर्नी है एक्सट्रीमिज़म की तरफ चलने की, वो एक्चुअली स्टार्ट हुई। क्यों हुई? क्योंकि तब सऊदी का जो इन्फ्लुएंस है वो मालदीव पर इतना बढ़ गया। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब कभी 10th सेंचुरी में जब अरब के लोग ट्रेड करने के लिए आते थे मालदीव में, तो उसके आने के बाद यहाँ जो सोसाइटी थी मालदीव की, उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया गया, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि 1153 इसमें जो वहाँ के बुद्धिस्ट किंग थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम भी बदल लिया। उनको नया नाम भी मिल गया इस्लाम में, सुल्तान मोहम्मद अल आदिल। और सुल्तान मोहम्मद अल आदिल से लेकर 1970 तक हम जब आते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुए इब्राहिम नसीर या नासिर। तो ये जो प्रेसिडेंट हुए, जब तक जो ये कंट्री है मालदीव, तब तक ये सॉफ्ट इस्लाम फॉलो करता रहा। वही जैसे कि हम सुन्नी जो फॉर्म ऑफ इस्लाम है वो उसको ये फॉलो करता रहा। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब यहाँ 1978 से लेके 2008 तक जो प्रेसिडेंट रहे वो रहे मौमून अब्दुल गयूम। तो अब इनके टेन्योर में क्या हुआ? अच्छा, गयूम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ वो इजिप्ट में हुआ और इनकी एजुकेशन भी वहीं हुई। एक यूनिवर्सिटी है अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक रेडिकल इस्लाम के लिए काफ़ी फेमस है। और अब जैसी इनकी एजुकेशन हुई और
जैसे इनका जन्म इजिप्ट में हुआ, ये प्रेसिडेंट आके मालदीव में बने, तो वैसे ही प्रेसिडेंट बनने के बाद में इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किए। जैसे इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किए तो इसके बाद सऊदी से इनको फ़ंड मिलना शुरू हुआ, और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो सॉफ्ट इस्लाम था वो धीरे धीरे अब वहाबिज़म की तरफ बढ़ गया, एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ गया। और इसके बाद जो यहाँ के स्टूडेंट थे मालदीव के, वो भी बाहर जाने लगे, वो इजिप्ट जाने लगे, वो पाकिस्तान जाने लगे, वो सऊदी जाने लगे, और वहाँ के मदरसों में जा कर के उन्होंने एजुकेशन ली। यही नहीं, गयूम ने एक एक्ट पास किया मालदीव में, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस यूनिटी एक्ट बोलते हैं। तो क्या था ये एक्ट? इस एक्ट के हिसाब से मालदीव पर सुन्नी इस्लाम थोप दिया। अब सुन्नी इस्लाम थोपने के बाद में हुआ क्या कि जो मालदीव की जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर बैन लग गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक उतना रेडिकलाइजेशन मालदीव में नहीं हुआ। ये एक्चुअली फैलना शुरू हुआ सन 2004 में। आपको याद होगा कि सन 2004 में सुनामी का कहर बरपा था। 2004 में जैसे ही सुनामी आई तो यहाँ पर टोटल जो आइलैंड जो बताए जाते हैं उनकी संख्या थी 1190। 1190 आइलैंड थे, उनमें से सब डूब गए और जो 9 आइलैंड थे वो सिर्फ बचे रह गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि आइलैंड ही नहीं डूबे, बल्कि 10 मिनट की सुनामी में जो 62% जीडीपी है मालदीव की वो भी डूब गई। और ऐसे में मालदीव में फूड प्रॉब्लम जो है वो सर उठा गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक एनजीओ सामने आया जिसका नाम था खिदमत खलक। इस एनजीओ ने लोगों की वहाँ पर मदद की, खाना बांटा, और जो इमरजेंसीज़ में जो दवाई होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस तरह से इस एनजीओ को लेके लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया, लोग इसको पसंद करने लगे। लेकिन इस एनजीओ की रियलिटी वास्तव में कुछ और थी। ये तथाकथित रूप से बताया जाता है कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था। किसका? इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद और लश्कर तैयबा का। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लोगों की जब तक हेल्प होती रही तब तक ठीक था, लेकिन इसने जो मालदीव के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसमें अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और कुछ डिमांड जो है वो सरकार के सामने रखी, जिसमें कि भाई वो चाहते थे कि शरिया पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, लिकर पूरी तरह से बैन हो, शरिया के जो कानून होते हैं वो ये डिमांड करने लगे। सन 2006 आया और इसमें 2 पार्टी बनी मालदीव में, इस एनजीओ ने ही बनाई। और ये जो पार्टीज़ थी ये थी जमहूरी पार्टी और अदालत पार्टी। ये 2 पार्टी बनाई और उन्होंने एक्टिवली जो है पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। कुल मिला के इनका जो प्रभाव है वो पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। ये जो डिमांड कर रहे थे उसको गयूम ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्या ये रुकने वाले थे? सवाल यही है कि क्या ये रुक सकते थे उतने पर? जब इन्होंने देखा कि भाई इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इन्होंने मालदीव के सुल्तानपुर पार्क में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया ताकि गवर्नमेंट को डराया जा सके, उनसे अपनी मांगे मनवाई जा सकें। तो इस तरह से इस इंसिडेंट ने मालदीव को एक एक्सट्रीमिज़म तक तो ठीक था, पहुंच ही गया था, लेकिन अब ये टेररिज्म की तरफ ये देश बढ़ गया। गयूम ने भी माना कि टेररिज्म के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का प्रभाव मालदीव पर पड़ चुका है। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद गयूम की कुर्सी चली गई, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा, और एक नई पार्टी जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो है अब सत्ता में आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि ये इतनी छोटी पार्टी जिसको अभी शुरू हुए 5 साल हुए, ये सत्ता तक इतनी जल्दी पहुंच कैसे गई? तो
ये फिर निकल करके आया कि इनको जो दूसरी पार्टीज़ थी जैसे जमहूरी पार्टी या अदालत पार्टी, ये इनको बैक सपोर्ट कर रही थी। एक्चुअली जब इन पार्टियों का सपोर्ट इनको मिला तो प्रेसिडेंट बने नसीद, और इन्होंने जो है ये फेवर मांगा, और उस फेवर का रिज़ल्ट ये हुआ कि नसीद ने इनको एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री सौंप दी, जो थी इस्लामिक मिनिस्ट्री। और उसके बाद का आप जानते ही हैं कि उसके बाद समय समय पर मालदीव में लगातार टेरर अटैक्स होते रहते हैं, और इन टेरर अटैक से मालदीव की जनता जो है वो त्रस्त है, सफ़र करती रहती है। अब वही हम इसी बात पर आते हैं कि हमने बॉयकॉट तो कर दिया मालदीव का, लेकिन मालदीव की गवर्नमेंट बॉयकॉट टेररिज्म का ट्रेंड अपने यहाँ पर शुरू कर पाएगी क्या, चला पाएगी? और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मालदीव की गवर्नमेंट से सवाल पूछें। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि असल में माफ़ी मांगने भर से काम नहीं चलता, और माफ़ी मांगना मालदीव की जो है वो दरअसल उस प्रॉब्लम पे कोई विराम नहीं लगाया जो एक्चुअल प्रॉब्लम मालदीव की आज खड़ी हो गई है। इस बारे में आप सोचिए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या हमें और आपको उठाने चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करके बताइए। आप वीडियो में इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। खुश रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।